प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय संस्कृति के मूलाधार या भारतीय संस्कृति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है वैदिक समाज। देखिए, वैदिक साहित्य के अध्ययन से तत्कालीन समाज की रूपरेखा का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया गया है। वैदिक युग में तत्कालीन समाज के दो पक्ष थे। एक समाज का वह पक्ष जो परिवार, कुल, गोत्र और जनों से संबंधित था। आर्य अपने समूह को जन कहते थे। प्रत्येक समूह उनके किसी पूर्वज के नाम से जाना जाता था। जन के सभी लोग सजात या शनाभी अर्थात एक वंश के कहे जाते थे। जन के बाहर के जो लोग थे उनको अन्य नाभि कहा जाता था। एक जन के सब सजात मिलकर विष या प्रजा कहलाते थे। कृषक होने के कारण प्राय आर्यजन किसी न किसी प्रदेश में बस चुके थे। फिर भी वैदिक साहित्य में चल ग्रामों की चर्चा भी प्राप्त होती है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि शर्याती मानव अपने ग्राम के साथ घूमता था। तो इसे हम चल ग्राम का उदाहरण मान सकते हैं, जो समय समय पर एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर वास करता था। प्रत्येक जन के कई भाग होते थे जो प्राय ग्राम समुदाय कहलाते थे। ग्राम का नेता ग्रामणी कहलाता था और जन का नेता राजा। राजा का जन पर अधिकार होता था, न कि भूमि पर। वैदिक काल में 5 जन अनु, द्रुह, यदु, तुर्वस तथा पुरु महत्वपूर्ण थे। इसलिए आर्यों के सभी जनों को पंचजना भी कहा जाता है। वैसे मूलतः इस पंचजना के अतिरिक्त और भी जन थे और इनमें परस्पर युद्ध होता रहता था। दशराग युद्ध का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऋग्वैदिक युग में भरतजन ने अपने नेता सुदास के साथ 10 जनों पुरु, अनु, यदु, द्रुह, तुर्वस, अनिल, पक्त, शिव और विषाणिन से युद्ध किया। इसमें सुदास को विजय प्राप्त हुई। इस प्रक्रिया में छोटे जन समाप्त होकर बड़े राज्य बने, जिन्हें जनपद कहा गया। छोटे जन महत्वहीन होकर जनपदों के अंग बन गए। तत्कालीन समाज में आर्यों के समक्ष अपने जनों के अतिरिक्त दूसरा समाज का वह भाग था जिसमें अनार्य थे। आर्यों के भारत में प्रवेश से पूर्व यहाँ जिन लोगों का निवास था उन्हें दास या दस्यु कहा गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से आर्य इन्हें अपने से हीन मानते थे, इसलिए इन्हें अनार्य कहा गया है। ये लोग शिल्पों में निपुण थे। अतः आर्य जनपदों में निवास करने वाले दूसरे भाग की जनसंख्या अधिक थी और ये आर्यों से विवाह संबंध करते थे। इससे रक्त सम्मिश्रण हुआ। अतः ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो शूद्र आर्य या दास न होकर वर्ण संकर थे। ऐसे लोगों को वात्य कहा गया और ये सभी आर्यों के समाज के साथ एकाकार होते जा रहे थे। इससे समाज की स्थिति जटिल से जटिलतर होने लगी। समाज की पुरानी परंपराएं परिवर्तित हो रही थी और नई परंपराएं समाज में जन्म ले रही थी। इसलिए समाज को व्यवस्थित रखने के लिए आर्य ऋषियों को आदर्श सूत्रों की खोज करनी पड़ी। अच्छे और संस्कारित मनुष्यों से ही आदर्श समाज का निर्माण होता है। इसलिए संस्कार, पुरुषार्थ और ऋणों के आदर्श से व्यक्ति के चरित्र का परिष्कार अनिवार्य था। परिवार कुटुंबों में सदस्यों के कर्तव्य, अधिकार और परस्पर संबंधों की व्याख्या तथा समाज और व्यक्ति के संबंधों के लिए आश्रम व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करने के उनके कर्तव्य बोध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। वैदिक चिंतकों ने सम्मिलित रूप से एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था के लिए एक सूत्र का आविष्कार किया, वर्ण आश्रम व्यवस्था।
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि आर्यों के समय का समाज बड़ा जटिल था, जिसमें अनेक प्रकार के लोग थे। वैदिक चिंतकों ने उस समाज में मूलतः 4 प्रकार के वर्ग देखे और उनमें पारस्परिक समन्वय और स्थायित्व प्रदान करने के लिए वर्ण व्यवस्था का आदर्श रखा। यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि वर्ण व्यवस्था मात्र आदर्श था, ऐसा मानना भ्रांति होगी कि सभी लोग उस आदर्श को मानते थे या उसके अनुकूल व्यवहार करते थे। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग समाज हित में करे तथा सामाजिक कल्याण के लिए वर्ण धर्म के अनुसार स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करे। धन्यवाद।